लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो देखा था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। अब देखेंगे थर्ड वन, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। हाँ जी, हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल का रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल का उससे बॉन्ड एंगल नहीं आएगा, एक ही बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल जब एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंगल किसके बीच तक चेक करोगे? बॉन्ड एंगल पता करने के लिए मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अब HCl की बात करेंगे तो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ऐसा होता O अटैच टू H अटैच टू H, तो ये होता बॉन्ड एंगल, और इसलिए उसमें बॉन्ड एंगल नहीं है। आपने इसलिए बोला होगा क्योंकि हमने नाइट्रोजन के हाइड्राइड देखे थे उसमें बॉन्ड एंगल देखा था, हमने हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड देखे थे उसमें बॉन्ड एंगल देखा था। तो ये ऐसा होता है, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन विद लोन पेयर, तो इन दोनों के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। H2O में यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो है ना इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो जहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एंगल नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं X डबल बॉन्ड O, इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल नहीं आएगा। लेकिन सपोज हम यहाँ पे SO2 लिखते हैं ऐसे, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा। हम SO3 लिखेंगे ऐसे, तो इस पे बॉन्ड एंगल आएगा। तो बॉन्ड एंगल होगा कि नहीं होगा ये पता चलेगा मिनिमम कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है इस एक एटम में। एक से ज्यादा सही है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। इधर का जब भी हम लोग रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे जिनका वैलेंसी 1 है, जिनका वैलेंसी 1। एग्जांपल के लिए M का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे, इनका वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल बी MX। बैलेंस नहीं करूँगा वो आपका काम है, ठीक है। इन केस हम उनके साथ रिएक्शन करते हैं जिनका वैलेंसी 2 है, तो M का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे, यहाँ मिलेगा MX2। इफ हम उनके साथ करते हैं जिनका वैलेंसी 3 है, तो M का रिएक्शन X2 के साथ करेंगे तो मिलेगा MX3, ठीक है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर। उनके लिए आपको ये देखना होगा कि आपने उसका वैलेंसी कितना माना। एग्जांपल के लिए कॉपर, कॉपर 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, कभी कभी वो वैलेंसी 1 भी शो करता है, कभी कभी वैलेंसी 2 भी शो करेगा। सपोज उसने वैलेंसी 1 शो किया है तो यहाँ मिलेगा CuH। सपोज इसने वैलेंसी 2 शो किया हुआ तो ये रहेगा CuH2। तो ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है। तो कॉपर जो है वो 1 और 2 दोनों वैलेंसी को शो करता है, ठीक है यहाँ तक। अब इसका एग्जांपल लेके थोड़ा सा ज्यादा आगे चलते क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर ज्यादा आ सकता है, क्या आ सकता है वो भी बताओ, ठीक है। अब यहाँ मानते हैं कि X के जगह हैलोजन लिया, तो हैलोजन मतलब क्लोरीन लिया, तो क्या पॉसिबल है? CuCl और दूसरा CuCl, ठीक है। if हम दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पता करने की कोशिश करते हैं, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो 1Cl है भी -1, एक ही Cl है तो कॉपर विल बी +1, 1Cl इज -1, 2Cl -2 तो कॉपर विल बी +2। तो एक में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, दूसरे में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। चलिए आगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपर, यहाँ लिखता हूँ कॉपर +1 और यहाँ लिखता हूँ कॉपर +2, तीनों लिखिए। अब तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा वो देखना होगा, ठीक है। कितने लोगों को कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। तो जो बिल्डिंग का जो बेसमेंट है ना वो दलदल में है, कहाँ पे है? दलदल में। तो बिल्डिंग कब नीचे चली जाएगी नहीं बता सकते, समझ जाओ टाइम।
ठीक है, दिस विल बी 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, दैट इज 3d10 4s1। कॉपर +1 रहेगा 3d10 4s0 और कॉपर +2 रहेगा 3d9 4s0। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 1। इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18। इसके फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 17। अब आप मुझे बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Cu। तो इनकेस कभी आपको ये पूछा गया CuCl और CuCl2 में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा? CuCl का कंपेयर टू CuCl। तो रीजन क्या दोगे? क्योंकि दोनों में क्लोरीन तो कॉमन है, तो कॉपर डिफरेंट है। In one oxidation number of copper is +1, in other oxidation number of copper is +2। और +1 वाला जो है उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है और +2 वाले का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। तो जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है नॉर्मली वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है? कॉपर +1 का स्टेबिलिटी कॉपर +2 से ज्यादा रहेगा। रीजन क्या लिखोगे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? The valence shell of copper +1 is complete and the valence shell of copper +2 is incomplete, and that's why normal condition में copper +1 will be more stable than copper +2। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल कंडीशन में पूछा हुआ है, कुछ नहीं बस इतना ही लिखा था कॉपर +1 कॉपर +2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है, या तो CuCl और CuCl2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अब यही क्वेश्चन मैंने पूछा एक्वस कंडीशन में। कौन सा? एक्वस कंडीशन। कोई भी मॉलिक्यूल एक्वस कंडीशन में कितना स्टेबल रहेगा ये डिपेंड करता है कि वो वाटर के साथ बॉन्ड कितने अच्छे से बनाता है या अच्छे से नहीं बनाएगा। अरे आपको हमने बोला कि ये पूरा क्लासरूम सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के अंदर भेजना है, या तो बोला कि कोई क्लास है अननोन क्लास, वहां पे आपको भेजना है, तो वो पूरे क्लास जो रहेगा क्लास के स्टूडेंट वो बन गए सॉल्वेंट क्योंकि उनका क्वांटिटी ज्यादा है। आप अकेले तो आप बन गए सॉलिड। आपको वहां जाके उनके साथ मिक्स होना है तो आपको उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अब मैं किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करूंगा, अकेले कोने में खड़े रहूंगा, ये तो नहीं होगा ना। तो आपको उनके साथ क्या करना होगा? इंटरेक्शन करना होगा, मतलब बॉन्डिंग बनानी होगी, तोड़नी होगी। और बॉन्ड बनोगे तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट जो बॉन्ड बनाता है, जब वाटर किसी सोल्यूट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड बनाने के टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और जितना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहता है उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आप किसी क्लास में गए, आप बन गए सोल्यूट, उस क्लास के स्टूडेंट बन गए सॉल्वेंट। आपने जितने जल्दी उनके साथ इंटरेक्शन किया, जितने जल्दी उनके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा पूरा। तो जितना आप उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करोगे, ज्यादा मिलोगे, ज्यादा घुल मिलोगे, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन आपने बोला कि मुझे किसी के साथ मिक्स नहीं होना है, एक कोने में खड़े रहना है, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल लॉजिक, नो मैजिक। ठीक है, इसी के हिसाब से देखा जाएगा। अब देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब वाटर के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना, वाटर के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाना। अब यहाँ पे है हमारे पास Na+ और यहाँ पे हमारे पास K+। इन दोनों में से वाटर के साथ ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कौन बनाएगा? K+2। अरे साइज छोटा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को पुल करेगा। बोले इधर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसके तरफ मत जा, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके पास आएंगे? तो वो वाटर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज भी करेगा। तो इस Na+ का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा कंपेयर टू K+। और हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
and it is directly proportional to stability in aqueous solution. ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ. कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2 दोनों में से किसका साइज छोटा है? प्लस. जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम होता है, जब भी नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है. अब यहाँ पे कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2 में से कॉपर प्लस 2 का पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, तो सिंपल सी बात है कॉपर प्लस 2 का साइज हमेशा छोटा रहेगा. और जिसका साइज छोटा रहेगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी, और जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा. और इसलिए एक्वस में कॉपर प्लस 1 का स्टेबिलिटी कम है और कॉपर प्लस 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा है. जानबूझ के मैंने यही एग्जांपल लिया पहले ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में टिक क्या करना है. क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता है CuCl CuCl2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो नॉर्मल के हिसाब से जाओ. उन्होंने एक वर्ड भी कहीं पे मेंशन किया हुआ है एक्वस कंडीशन में, तो आपका आंसर चेंज हो जाना चाहिए. ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? कॉपर प्लस 2 कंपेयर टू कॉपर प्लस 1. इसमें रीजन क्या दोगे? कंप्लीशन ऑफ वैलेंस शेल. इसमें क्या रीजन दोगे? साइज छोटा, हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं. इसके ऊपर CuCl और CuCl2, भले यहाँ पे Cl की जगह पे दूसरा होगा, लॉजिक वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा और क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा. क्लियर हुआ? चले आगे. ठीक है, तो ये हुआ किसके हिसाब से? कॉपर के हिसाब से. अब सेकंड थिंग समझ में आ गया. वाटर में मतलब किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा और कहाँ ज्यादा रहेगा? नॉर्मल कंडीशन में और एक्वस में. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और क्वेश्चन मैंने पूछा CuCl और CuCl2 में से वाटर में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? 30 सेकंड ये सोचने के लिए, तब तक किसी का आवाज नहीं आएगा सिवाय मेरे. बैठ जाओ इधर. क्वेश्चन ठीक है. CuCl और CuCl2 में से वाटर में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? सोल्यूबल तो दोनों होंगे, ज्यादा कौन होगा? और प्रकाश કેમ છો? डन. कितने लोगों को आंसर मिल गया? रेज हो रहा है. हैंड स्ट्रेट. फैन बहुत ऊपर है, उंगलियां नहीं कटेंगी, गारंटी मेरी. और कटेंगी तो आपकी उंगलियां. ओके, नेक्स्ट मिस्टर राज. CuCl इधर. CuCl at a normal condition. वाटर में सोल्यूबल करना है, स्टेबिलिटी नहीं, वाटर में सोल्यूबल करना है. किसका सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगा? सोल्यूबिलिटी स्टेबिलिटी बहुत है डिफरेंट. CuCl वही ऑप्शन है ना, CuCl और CuCl. ओके चलो बैठ. अब जब भी हम ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 में कोई भी कंपाउंड पढ़ते थे तो हर कंपाउंड में एक बात में हमेशा आपको पूछता था, कौन सी इनमें से ज्यादा आयोनिक कौन है और ज्यादा कोवैलेंट भी है. उसका रीजन ये था कि आपके माइंड में ये बिठा देना कि आयोनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे कंपेयर करते हैं. दैट्स अ सिंपल रीजन. तो ये बोल सकता था 15 में हो गया, 16, 17 में बताने की जरूरत नहीं है कि हर कंपाउंड में ऑक्साइड बनेगा, वहां पे हैलाइड बनेगा, वहां पे हर इसमें एक क्वेश्चन तो कॉमन होता था, आयोनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा और कम. रीजन इज दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल. आयोनिक कंपाउंड्स का वाटर में सोल्यूबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू कोवैलेंट. पहली बात.
आयोनिक कंपाउंड्स का वाटर में सोल्यूबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू कोवैलेंट। अब आप बोलोगे सब ठीक है कि दोनों के दोनों आयोनिक रहेंगे तो क्या होगा? जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगा। रिपीट करना है, हो गया। क्या बोला मैंने? एक आयोनिक है, दूसरा कोवैलेंट है, तो जो आयोनिक रहेगा वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा। दूसरा, दोनों के दोनों आयोनिक है, तो जिसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसमें सोल्यूबिलिटी भी, उसका सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा। तो मैं यहां लिख सकता हूं सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। आईसी मतलब आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। और जब आयोनिक कैरेक्टर की बात आती है तो फजान रूल काम आएगा। कौन? फजान रूल। अब फजान रूल में आता है कैटायन और अनायन। हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें कॉमन कौन है? यहाँ पे भी Cl-1 है, यहाँ पे Cl-1 है, कॉपर +1 है, कॉपर +2 है, कैटायन के हिसाब से जाना। फजान रूल कल लिख के दिया था मैंने। फजान रूल क्या कहता है? इफ कैटायन का साइज छोटा है, जैसे इसका, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, मतलब इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और जिसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसका वाटर में सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। समझे? जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर सही है या गलत है इससे नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मतलब अच्छी बात ये है उन्होंने ट्राई किया, कुछ सोचा कंपेयर टू अदर्स। तो पार्टिसिपेट करना अच्छी बात है, भले आंसर गलत हुआ तो क्या हुआ, कुछ सोचा तो सही। क्योंकि जिन लोगों ने सोचा है और खड़े होकर आंसर गलत आया है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उनको याद आएगा मैंने ये आंसर दिया था, आंसर गलत हुआ था तो ये मिला था। और ये एक्सपीरियंस जो बैठे वो नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे फाइंड किया? क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है, Cu+1 है, Cu+2 है, Cu+2 का साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो CuCl ज्यादा आयोनिक है कंपेयर टू CuCl2, और जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? इसमें बहुत कुछ आ गया, ये तो छूटी गए पेज में। एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो। देखने के लिए बोला है, लिखने के लिए नहीं। खाली कर दे बोर्ड। बोलो, ठीक है, चले आगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं वैलेंसी 1 वाले का। कौन सा? Na+Cl2 इंटू NaCl। मैंने बोला रिएक्शन में बैलेंस करके नहीं दूंगा। नंबर 2 वैलेंसी 2 वाले का Mg+Cl2 क्या बनेगा? MgCl2। ना वैलेंसी 3 एल्यूमिनियम +Cl2 कन्वर्टेड इनटू AlCl3। उसके बाद कौन सा है? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर का रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ, तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल बनाता है। एक बनाता है FeCl2 और दूसरा बनाता है FeCl2। एक बनाता है FeCl2, दूसरा बनाता है FeCl3। वैसे ही नंबर 5 Zn के साथ Cl2 का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? ZnCl, ZnCl2, ZnCl3। पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। ZnCl, ZnCl2, ZnCl3 और ZnCl2, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ZnCl2। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स विद मेटल्स, तो वेरियस मेटल्स। और ऐसे एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करने का काम कर सकते हैं ओनली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख सकते हो।
शुरू कर दो, स्पेशली वो लोग जिनको जेडब्ल्यू के लिए ज्यादा मेहनत करनी है, अदरवाइज डिफिकल्ट रहेगा एट लास्ट मोमेंट। मैं तो बोलता हूँ सबको जेडब्ल्यू ट्राई करनी ही चाहिए, नहीं हुआ तो ठीक है लेकिन ट्राई करो, कुछ नहीं नॉलेज तो बढ़ जाएगा और जहाँ पे भी जाओगे आगे उस क्लास में सामने रहने में हेल्प होगा। इंजीनियरिंग करने के बाद पैसे आपको मिलेंगे आपके नॉलेज के, डिग्री के नहीं। मुझे ना IIT NIT को पैकेज ज्यादा मिलता है, उनको पैसे उनके नॉलेज के मिलते, डिग्री के नहीं। डिग्री उनके पास भी है और आप लोगों के पास भी रहेगी। तो ये ऐसा भी होता है, नॉन IITians को भी ज्यादा सैलरी मिलता है किसी जगह और IIT उससे कम सैलरी में किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर नॉलेज। जब कोई दो इंजीनियर एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, ये मूर्खता है, कांट कंपेयर। दोनों डिफरेंट है, दोनों के पास नॉलेज भी अलग है। किसी ने बोला कि वो यहाँ इस लेवल पे है और मैं भी इंजीनियर हूँ तो मुझे भी वो मिलना चाहिए, उसके जैसा महामुहूर्त दुनिया में नहीं। मुहूर्त नहीं महामुहूर्त, क्यों दफन सुन रहा है ना? तो बोल रहा हूं मैं, तो समझ में आ गए, वो हंस रहे, बाकी लिखते हुए मस्त है। हो गया? कितना टाइम लगता है? हाथ दर्द कर रहे हैं? होने भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ऑफलाइन शुरू हो गया करके। तो बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इतने सारे स्क्रीनशॉट है कि बाद में डिलीट कर देते हैं, डिलीट टू ऑल। मतलब फोन की गैलरी देखोगे तो बाकी इससे तो स्क्रीनशॉट ही ज्यादा होंगे। लिखे कितने? ट्वेल्थ तो पढ़ो, साथ में जब भी टाइम मिले थोड़ा सा एक 11 तक चैप्टर भी कंप्लीट किया करो। अल्ट्राविजन में कि एक बात तो सीख जाओ, आपको टाइम मिलेगा नहीं, आपको टाइम निकालना है। कैसे वो आप डिसाइड करो। आराम से जाएंगे, 12 बजे छूट जाएंगे, फिर दिन भर घूमेंगे, फिर रात में थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, नहीं। हाँ, 3 ब्लॉक का शीट मिला है। हाँ, तो जितना जितना खत्म हो गया है उतने उतने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा 2 दिन के बाद चेक करूंगा मैं, फिर ये मत बोला कि सर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिला है। कल संडे भी है ना? संडे तो मैंने देखा था कैलेंडर में, मुझे दिखा था। ठीक है, तो कल संडे है तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 सॉल्व कर सकते हो। 17 जब खत्म हो जाएगा तो 17, 18 से छोटा सा ही है, साथ में निपटाते जाना है। फिर ये मत बोला कि सर आपने पहले बताया नहीं था, ये पहले ही बताना होता है। चलिए आगे, चलिए। तो ये था रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 17। और तो करो।
ठीक, हाँ, चलो अब एक एक करके डाउट पूछना शुरू करोगे तो बस उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, हो गया था रिएक्शन विद मेटल था। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन FeCl2 और FeCl3 का नाम क्या है? एक में आता है फेरस, दूसरे में आता है फेरिक। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको बोलते हैं एक, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो फेरस, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो फेरिक है। यहाँ पे क्यूप्रिक और क्यूप्रस आएगा कॉपर में, इसमें फेरस और फेरिक आएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो इक रहेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो OU है। फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। क्लियर? क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने X2 के साथ किया। ठीक है, किसके साथ? X2 के साथ। कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है नॉर्मली? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें से कितने स्टेबल मतलब कितने एग्जिस्ट करेंगे और कितने एग्जिस्ट नहीं करेंगे? कितने क्वेश्चन है? दो। पहला, कितने मॉलिक्यूल्स पॉसिबल रहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कितने एग्जिस्ट करेंगे और कितने एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 2 मिनट का समय 2 क्वेश्चंस के लिए। टाइम हो गया शुरू। टेक्स्ट बुक क्लोज रहेगी तो अच्छा है, ओपन रहेगी तो अपने साथ लेके जाओगे परमानेंटली। स्टाफ रूम में कमी है टेक्स्ट बुक की। ठीक है, 2 मिनट का टाइम हो गया शुरू। ऑक्सीजन का रिएक्शन X2 के साथ करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, और उनमें से कितने एग्जिस्ट करेंगे और कितने एग्जिस्ट नहीं करेंगे। करेंगे तो भाई, नहीं करेंगे तो भाई। टाइम हो गया शुरू पहले।
ऑक्सीजन और हैलोजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हैलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, ठीक है। उसके बाद हैलोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन 2, तो ये बन जाएगा H2O3, ठीक है। उसके बाद हैलोजन 5 बॉन्ड बनाएगा, क्या रहेगा H2O5, अब उम्र हो गई है, ठीक है, H2O5। और नेक्स्ट रहेगा H2O7। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सारे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन ओवरलैप करेगा तो ये p ऑर्बिटल को यूज करेगा। ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसके पास भी p ऑर्बिटल होता है, तो p और p का ओवरलैप हो सकता है। ये एक्साइटेड स्टेट 1 में है तो इसके पास p और d ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन के पास p, तो p और d का ओवरलैप पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे है p और d, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसके पास s, p और d ऑर्बिटल होता है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ओवरलैप पॉसिबल हो सकता है इस प्रकार से। सेंट्रल एटम छोटा नहीं है, हाँ? सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम छोटा है ना, छोटा है, ओके। इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन अटैच टू हैलोजन विद लोन पेयर, इनके पास 3 लोन पेयर। इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड X अटैच टू O अटैच टू X, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। 1 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर रहेगा ना, जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर। यहाँ पे रहेंगे 2 लोन पेयर और यहाँ पे रहेंगे 2 लोन पेयर। समझ में आ गया? इसमें ये सेंट्रल है, मेन, ठीक है। मल्टीपल वैलेंसी वाला जो होता है ना, उसको सेंट्रल मानते हैं, ठीक है। अब कौन है H2O5, तो ये रहेगा X अटैच टू O अटैच टू X। अब लोन पे ड्रॉ नहीं करूंगा मैं ऑक्सीजन के, ये ऐसे रहेगा, दिस इज डबल बॉन्ड O अटैच टू लोन पे, सही है। लास्ट में ऑक्सीजन अटैच टू हैलोजन, डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। यहाँ पे रहेगा X डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल बनता है ये, यहाँ पे सेंट्रल इसके हिसाब से जाएंगे जो मल्टीपल वैलेंसी वाला है। यहाँ पे हैलोजन, यहाँ पे भी हैलोजन, ठीक है। तो एग्जिस्ट सभी करेंगे। अब जो स्टेबिलिटी, जितना रिपल्शन ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी कम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वही आएगा, किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब वो आप 1000 रूल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे उनके स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। कुछ और मॉलिक्यूल्स है जिसके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने के लिए देता हूं मैं, ठीक है। इनके साथ वो भी ड्रॉ कर देना है। ऑक्साइड सी होगी,
2 3 4 जो लिखे हैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ट्राई करो एक बार। ऑल मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल, so your structure will be neutral. One positive, one negative possible है, but it must be neutral. Done? ये तो ड्रॉ करके हो गया ये? भी नहीं होता, ऐसा होता है ना, पॉसिबल है। हमने जैसे NO2 बनाया था, NO बनाया था, उसमें अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन रह सकता है। Here first one Cl डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, क्लोरीन ने एक और बॉन्ड यहाँ बनाया ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के पास रहेंगे 2 लोन पेयर, इसके पास एक रहेगा अनपेयर्ड, ठीक है। अब ये रहेगा एक लोन पेयर, ये रहेगा दूसरा लोन पेयर। जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस प्रकार से बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। देखो अब Cl डबल बॉन्ड O अटैच टू लोन पेयर, अटैच टू लोन पेयर, इसके पास अनपेयर्ड है, एक लोन पेयर है, एक और लोन पेयर है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर्ड है। ये इस अनपेयर्ड को पेयर करके ये लोन पेयर बनाता है, तो इसके पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट।
ये रहेगा -1, ये रहेगा +1, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल रहेगा वो न्यूट्रल है। यहाँ पे भी क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अनपेड है, यहाँ पे क्लोरीन के पास, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर चलेगा, नहीं समझा? उसके बाद कौन सा है? CH2O6 करो, ड्रॉ करो, खुद ट्राई करो, नहीं आता तो मैं बोल दूंगा। हेलोजन हेलोजन के बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए मैं सोच रहा था पहले वही ड्रॉ करके दो। एक, दो, तीन, चार, 5, यहाँ पे क्लोरीन ने 7 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे क्लोरीन ने 5, दोनों बना सकता है। BrO3, Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O अटैच टू O विद अनपेड इलेक्ट्रॉन। I2O4, I डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू I। ये थोड़े से लीक से हटकर स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने ड्रॉ करके दिए हैं, ठीक है। इनके कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो देखो, क्योंकि इनका फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे हमने बोला था ग्रुप नंबर 16 में या तो डाइहैलाइड बनाते हैं, या तो टेट्राहैलाइड बनाते हैं, या तो हेक्साहैलाइड, लेकिन उसमें एक भी लिखा था वो मोनोहैलाइड भी बनाते हैं। तो वैसे ये लीक से हटकर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये बनाते हैं, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हो हम बिना पता रहे हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, कंफ्यूजन होता है। परऑक्साइड बॉन्ड हो सके तो मत करना, जब तक जरूरत ना हो परऑक्साइड बॉन्ड नहीं करना। चल तो सकता है, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में परऑक्साइड बॉन्ड तब तक इंट्रोड्यूस नहीं करते जब तक वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। इधर ये जो कुछ लोग परऑक्साइड बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन परऑक्साइड बॉन्ड तब बनाना है जब कोई भी एलिमेंट अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर रहा है, देन ओनली परऑक्साइड बॉन्ड, बेवजह परऑक्साइड बॉन्ड नहीं बनाना, ठीक है। इनका टेंशन मत लो, इनके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, मतलब तो ठीक है, ये याद रख लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहले ये तो ड्रॉ किए थे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है।